तो चलिए आज हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर देखते हैं। और परीक्षा के समय हर वर्ष का पेपर सॉल्व करना चाहिए। तो इस पेपर को ज़रूर देखिए, इनमें से कुछ ना कुछ फंसता है परीक्षा में। और ये भी समझ में आता है कि किस तरह से हमको प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए और कैसे प्रश्न आते हैं, क्या फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करिए। और इसमें हम देखते हैं कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ देखिए, ये Fe2 था, एल्युमिनियम था। तो यहाँ पर एल्युमिनियम और इनके बीच में आदान प्रदान हो गया, अदला बदली हो गई। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे में जब हम कोई देखते हैं कि धातु आयन जब दूसरे धातु आयन को विस्थापित कर देता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है दूसरा वाला, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग होता है? तो अपच के लिए हम उपयोग करते हैं एंटासिड। तो यहाँ एंटासिड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो फ्राइंग पैन वो होता है जिसमें हम किसी चीज़ को तलते हैं। तो ग्रीस पेंट लगाएंगे तो ये तो निकल जाएगा, उसी में पिघल जाएगा। इसलिए उसके फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए हम जिंक की परत चढ़ाते हैं उसके ऊपर। फिर है अगला प्रश्न, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो ये ब्यूटेनॉन है, तो ये ब्यूटेनॉन लग जाता है तब ये क्या होता है? कीटोन। तो यहाँ पर कीटोन सही है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पर सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्स। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर खाली स्थान समस्या है। तो यहाँ पर भरा जाएगा पर्यावरणीय। तो ये पर्यावरणीय समस्या होती है। फिर दूसरा है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग खाली स्थान होती है। इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग खाली स्थान प्रतीत होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नीला प्रतीत होता है। इसके बाद है प्रश्न, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक खाली स्थान होता है। तो इसका एसआई मात्रक क्या है? वाट है। फिर है प्रश्न, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे खाली स्थान कहते हैं। तो विभवांतर का मापन हम करते हैं वोल्ट मीटर से। तो यहाँ पर सही क्या है? वोल्ट मीटर भरा जाएगा। फिर लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान खाली स्थान जाता है। तो यहाँ पर ये लघु पथन जब होता है तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। इस तरह से खाली स्थान भरना है। अब यहाँ तीसरा प्रश्न है जिसमें हमको सत्य असत्य लिखना है। तो पहला देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। असत्य है, क्योंकि ये चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और इसमें लिखा है करती हैं। फिर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। ये सत्य है, आग को बुझाने में इनका किया जाता है। फिर वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। अब यहाँ जैविक की बात हो रही, यहाँ पर लिख दिया अजैव। इसका मतलब ये भी क्या है? असत्य है। अजैव निम्नीकरण नहीं कहलाएगा, ये जैव निम्नीकरण कहलाएगा। फिर प्रश्न है यहाँ पर, डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। ये सत्य है।
मतलब अच्छे से एक एक लाइन आपको भर पढ़ना है, एक एक शब्द पढ़ना है। फिर यह हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इससे पुनरुद्भवन कहते हैं। ये सत्य है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, गलत लिख दिया है। ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता है, बल्कि उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए ये कथन भी क्या है, असत्य है। अब यहाँ अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है जोड़ी मिलाइए। तो ये है संगमरमर, तो संगमरमर का ये है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर सिरका है, तो सिरका है एसिटिक अम्ल, तो यहाँ पर ये इसके साथ जोड़ी मिलाना है। फिर है ब्रोमीन, तो ये द्रव अधातु है, इससे जोड़ी मिलाना है। फिर बेंजीन, बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है। इसके बाद है लिंग गुणसूत्र युग्म, तो लिंग गुणसूत्र ये एक्स वाई से निर्धारित होता है, तो ये एक्स वाई हो गया। फिर ये है इंसुलिन, तो ये रक्त में शर्करा का नियमन करता है। इस तरह से जोड़ी मिलाना है। अब चलिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, इस प्रश्न को हम देखते हैं। इसका उत्तर आप एक शब्द में भी दे सकते हैं, एक वाक्य में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, रक्त दाब किसे कहते हैं? तो रक्त द्वारा रुधिर वाहिकाओं की भित्ति पर लगने वाला दाब। रक्त द्वारा रुधिर वाहिकाओं का मतलब होता है जैसे धमनी और शिरा, इनमें जिनमें रुधिर बहता है, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति पर लगने वाला दाब क्या कहलाएगा? रक्त दाब। तो सीधा है रक्त द्वारा, ये द्वारा द्वारा दो बार लिख गया। रक्त द्वारा रुधिर वाहिकाओं की भित्ति पर लगने वाला दाब रक्त दाब कहलाता है। फिर दूसरा प्रश्न है, पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। तो वृद्धि के लिए जो पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए होता है, वो होता है जिब्रेलिन। तो यहाँ पर जिब्रेलिन हार्मोन लिखना पड़ेगा। फिर यह है, वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किया? तो ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद यहाँ खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? तो यहाँ दो चीजें बताना है। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, एक ये हो गया। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, एक ये हो गया। दूसरा आप लिख सकते हैं, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। ये दो कारण आप इसमें लिख देंगे, इसीलिए लाल रंग के सिग्नल बनाए जाते हैं। तो खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है। मूल कारण ये है पहला वाला। फिर है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो वैसे इसका मात्रक आप सिंपल सा KWH भी लिख सकते हैं, और कोष्टक के भीतर लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलो वाट घंटा। इस तरह से यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये है, MRI का पूरा नाम क्या है? तो वैसे तो हिंदी में लिख देंगे तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक हो गया M से। R का मतलब हो गया रेजोनेंस, और ये फिर इसके बाद इमेजिंग, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं MRI का। और यदि इसको हिंदी ट्रांसलेशन करके आप लिखेंगे तो उस तरह से भी लिख सकते हैं, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। इसका पूरा यदि हिंदी से ट्रांसलेट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय अनुनाद, और इसके बाद क्या होगा, प्रतिबिंबन।
तो चाहे आप ये लिख दें और चाहे ये लिख दें, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास है छठवां प्रश्न, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? इसी का अथवा वाला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा कब होती है? कारण एवं इसके प्रभाव को लिखिए। तो चलिए इसके प्रश्नों के उत्तर को देखें। तो ये है मॉडल आंसर बोर्ड से जो जारी है, पर आप अपनी भाषा में कैसा भी लिख सकते हैं। धातु कोष्टक में है पीतल तांबा, अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती हैं, जिससे लक्षण का निर्माण होता है, जिस कारण दही व खट्टे पदार्थों का स्वाद बदल जाता है। ये लक्षण लिख के लवण लिखना है। लवण का निर्माण होता है, जिसके कारण दही या खट्टे पदार्थों का स्वाद बदल जाता है, इसलिए इन्हें पीतल तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। तो सीधा सीधा धातुओं से जब अम्ल क्रिया करता है, तो वह थोड़ा सा, तो जब देखिए फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। जब धातु जैसे पीतल और तांबा है, तो जब ये अम्लों से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकालती है, जिससे लवण बनते हैं जो जहरीले होते हैं और भोजन को दूषित कर सकते हैं, उनका स्वाद बदल बदल जाता है। इसलिए पीतल या तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। इस तरह से आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। फिर प्रश्न था इसी का अथवा वाला, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, तो यह अम्लीय वर्षा होती है, जो जलीय जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती है। अब देखिए सातवां प्रश्न है, निम्न प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पर है नींबू और दूसरा है चींटी का डंक। इसी का अथवा वाला प्रश्न है, बेकिंग सोडा के कोई दो उपयोग लिखिए। चलिए इसके बोर्ड के अनुसार इसके मॉडल आंसर को देखते हैं। तो सातवां प्रश्न था कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये है सिट्रिक अम्ल। और इसी का प्रश्न था कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनॉइक अम्ल भी लिख सकते हैं और इसी का साधारण नाम फार्मिक अम्ल भी होता है, तो आप फार्मिक अम्ल या मेथेनॉइक अम्ल कुछ भी लिख सकते हैं। इसी का अथवा वाला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर का उपयोग क्या है? तो ये बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग है, पाव रोटी या केक में खमीर उठाने में। अब यहाँ एंटासिड बनाने में, ये सिक नहीं, यहाँ पर डी समझ लीजिएगा, एंटासिड बनाने में। और दूसरा अग्निशमन के रूप में, आग बुझाने वाले यंत्रों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके आठवें प्रश्न को देखते हैं, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। अथवा का प्रश्न है, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो चलिए इसके उत्तर देखें। तो यहाँ जो इसका प्रश्न था कि एथेन की बिंदु संरचना बनाना है। एथेन माने होता है C2H6। तो इसमें दो कार्बन बना लेंगे। तो यहाँ पर ये कार्बन और कार्बन आपस में ये जुड़े हैं। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो ये इसके साथ हाइड्रोजन एक जुड़ेगा, तो इसको एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का। इसी तरह से यहाँ पर ये जो है, एक कार्बन का है एक हाइड्रोजन का। इसी तरह से यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलता है। इसी तरह से यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ करके एक एक बंद इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस तरह से संरचना आपको बिंदु संरचना बनाना है। इसके बाद ये मेथेन का तो और सरल है। ये कार्बन इसमें एक होता है, इसका सूत्र होता है CH4। तो आप इसमें C लिखिए। इसके 4, सिंपल सा है, ये C बनाए, इसके 4 ठो हम ये इलेक्ट्रॉन बना दिए और इसके साथ हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से बना देंगे। ये आपको एक गोले बनाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो बना सकते हैं, नहीं सिर्फ इतना सिंपल बना देंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, इसका बिंदु संरचना। 10वां प्रश्न है, जैव को परिभाषित कीजिए। अथवा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अच्छा सॉरी, पहले तो 9वें प्रश्न को देखते हैं। विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं, लिखिए। फिर ये है, ईंधन के रूप में अल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, लिखिए। चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को
तो यहाँ 9वां प्रश्न है, अल्कोहल की पहचान करने के लिए उसमें रंजक मिला करके इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। इसमें केमिकल का नाम भी लिख कर के आप लिख सकते हैं, नहीं इतना पर्याप्त है। अथवा वाला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर एथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किस प्रकार करते हैं। गन्ने के रस का किण्वन करके एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इस एथेनॉल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में कई देश में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल CO2 व जल उत्पन्न करता है। तो सीधा एथेनॉल को किस में मिलाना है? पेट्रोल में मिलाना है, फिर ईंधन के रूप में उपयोग करना है। अब चलिए साथ में 10वां प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न था जय प्रक्रम किसे कहते हैं और दूसरा था प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखें। तो देखिए वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्षति या टूट-फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। तो अनुरक्षण का मतलब यही है, क्षति या टूट-फूट को रोकने के लिए जो जीवों में प्रक्रम होते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखना है ये प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक क्रिया। यहाँ अपने शब्दों में नहीं लिखना है, इसको रटना है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि समझ के अपने शब्दों में लिख सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं रटना है, उसको जैसा का तैसा लिखना पड़ता है। तो ये है 6CO2 प्लस 12H2O और यहाँ पर क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, तो हमको ये मिलेगा C6H12O6, ये ग्लूकोज मिल गया, 6O2 मिलेगा और साथ में 6H2O मिलता है। तो यह प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये 11वां प्रश्न है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? कारण लिखिए। अब यहाँ पर इसी का अथवा वाला प्रश्न है, ऊतक संवर्धन तकनीकी की परिभाषा लिखिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कायिक प्रवर्धन। तो यहाँ सीधा सा है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। जो पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, वो पौधे भी इस विधि द्वारा उगाए जा सकते हैं। इस तरह से ये कायिक प्रवर्धन के उपयोग हैं। फिर दूसरा प्रश्न था इसमें अथवा का ऊतक संवर्धन तकनीकी क्या है? ऊतक संवर्धन तकनीकी द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। तो इसको आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी लिख सकते हैं कि हम जिस पौधे किसी पौधे से हम ऊतक को इकट्ठा करते हैं या लेते हैं, उसको पोषक माध्यम में रखते हैं, फिर उसमें कैलस बनता है, कैलस माने ऊतकों का गुच्छा, फिर उसको दोबारा से उसको संक्रमण मुक्त पोषक माध्यम में रखते हैं, जिससे छोटे-छोटे पौधे तैयार होते हैं, जिसे ज़मीन में रोपित कर दिया जाता है। इस तरह से भी ऊतक संवर्धन लिख सकते हैं। तो ये नमूना है, आपको कुछ दूसरे तरीके से आता है, याद है, तो उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ 12वां प्रश्न, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? अथवा प्रश्न है ऋतुस्राव क्या है एवं इसकी अवधि लगभग कितने दिनों की होती है? यहाँ प्रश्न था कि भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है? तो देखिए भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरी-नुमा संरचना है, जो गर्भाशय की भित्ति में धँसी होती है और भ्रूण को जोड़ती है। इस तरह से आगे और लिख देंगे। फिर यहाँ पर दूसरा था ऋतुस्राव क्या है और यह जो है कितने दिनों तक होती है। तो अंड की भित्ति का धीरे-धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के निष्कासन होना ऋतुस्राव या रजोधर्म कहलाता है। ऋतुस्राव की जो अवधि होती है 2 से 8 दिनों की होती है। अब चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? रेखा चित्र से समझाइए। फिर यहाँ पर अथवा का प्रश्न है, वंशागति के प्रथम संतति पीढ़ी
F1 का रेखा चित्र बनाइए। चलिए यहाँ देखते हैं मानव बच्चे में लिंग निर्धारण का रेखा चित्र। तो ये नर हैं, नर में XY युग्मक पाए जाते हैं, तो ये XY युग्मक नर के हो गए। और जो मादा में है उसमें XX युग्मक पाए जाते हैं, यहाँ X और लिख देंगे इस तरह से। अब यदि यहाँ पर X जो है X से मिलता है तो XX बन गया, और यदि ये फिर से X मान लीजिए इस X से मिलता है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, XX बन जाएगा। इसी तरह से Y की बात करते हैं, तो यदि ये X Y से मिला तो ये XY हो गया, इससे मिला तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा। इसको थोड़ा-सा चारों में बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर संतति हो जाएगी मादा और नर, मतलब 50% संभावना होती है। आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। एक जो है चौकोर डब्बा बनाना है इस तरह से। एक में आप लिखेंगे यहाँ पर X और यहाँ लिख देंगे मादा युग्मक, मादा युग्मक। इसी तरह से X और Y यहाँ लिख देंगे नर युग्मक। अब इसमें से देखिए इधर से X और इधर से XX लेंगे तो XX, यहाँ से X और यहाँ से X तो ये भी XX हो जाएगा। अब यहाँ से X और Y तो XY, और यहाँ से X और तो ये Y। इस तरह से आप डब्बा बना के भी बता सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर लिंग का निर्धारण होता है, जिसमें 50% नर होने की और 50% मादा होने की, माने लड़का या लड़की होने की संभावना होती है। इसके बाद F1 पीढ़ी के लिए हमको डायग्राम बनाना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं लंबा पौधा, फिर हम लेते हैं बौना पौधा। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो इससे युग्मक लेंगे तो T और इसका युग्मक लेंगे तो T, तो ये TT बन गया। सभी लंबे पौधे हमको प्राप्त होते हैं। चाहे तो आप एक बॉक्स बना कर के भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी, और ये हो गया टी, यहाँ लिख देंगे लंबा पौधा, यहाँ स्मॉल टी और यहाँ स्मॉल टी, ये बौना पौधा। ये टी और टी, यहाँ टी और टी, फिर यहाँ टी और टी, इस तरह से यहाँ पर हम मिलाएंगे। मतलब इस टी को एक बार इसके साथ लिखना है, एक बार इसके साथ, इसी तरह से इस टी को भी लिखेंगे। तो सभी पौधे हमको कैसे मिलते हैं, लंबे मिलते हैं। इस तरह से F1 पीढ़ी का रेखा चित्र है। अब यहाँ 14वां प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अथवा का प्रश्न है, निम्न को परिभाषित कीजिए। वक्रता, केंद्र और फोकस दूरी। चलिए इसके उत्तर देखें। तो यहाँ परावर्तन के नियम लिखना है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला नियम है। दूसरा है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। आपको जैसे लिखना है वैसे लिख दीजिएगा। फिर अथवा वाला प्रश्न था, वक्रता केंद्र की परिभाषा और फोकस दूरी की परिभाषा। तो वक्रता केंद्र क्या है? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसी तरह से देखिए फोकस दूरी, गोली दर्पण के ध्रुव से तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, इनको याद कर लीजिएगा। अब देखिए 15वां प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, लिखिए। अथवा प्रश्न है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ 15वां प्रश्न था कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वायु में प्रकाश का वेग हीरे के में प्रकाश के वेग का 2.42 अनुपात है। क्योंकि जो अपवर्तनांक होता है वो होता है वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल की जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वायु में प्रकाश का वेग हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। इसी का अथवा प्रश्न था कि एक डायप्टर लेंस की क्षमता क्या है? तो एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं लिखना है, इस तरह से आपको परिभाषा देना है। अब यहाँ 16वां प्रश्न, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? कारण लिखिए। अथवा प्रश्न है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं?
तो 16वां प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्रियों को जो आकाश है वो काला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। क्योंकि प्रकीर्णन के लिए वायुमंडल होना ज़रूरी है और अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए आकाश काला दिखाई देता है। फिर है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? इसका अथवा वाला प्रश्न था। ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है, बड़े स्रोत हैं। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, तो सभी प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन शून्य होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाता है। अब यहाँ पर 17वां प्रश्न है, विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले निम्न अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाना है, विद्युत सेल का और धारा नियंत्रक का। इसके बाद इसका अथवा का प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो यहाँ 17वां प्रश्न है, ये विद्युत सेल का संकेत बनाना था और यहाँ पर हमको परिवर्ती प्रतिरोध बनाना था, तो या तो इस तरह से बना दें या इस तरह से बना दें। ये धारा नियंत्रक है या परिवर्ती प्रतिरोध है। फिर प्रश्न था कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, माने लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, माने क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो घटेगा। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, हर पदार्थ का मान अलग-अलग होता है। और ये ताप पर निर्भर करता है, यदि हम ताप बढ़ाएँगे चालक का तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब यहाँ पर ये 2 नंबर का आया है, इसलिए आप इसमें से कोई 2 कारक लिख सकते हैं। फिर देखिए 18वां प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, ऊष्मा का सबसे अच्छी चालक होती है। अब इसी का अथवा प्रश्न देखते हैं। निम्न पदों की परिभाषा देना है। खनिज क्या है? अयस्क क्या है? गैंग क्या है? अब यहाँ प्रश्न था कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है? तो ये हो गया मरकरी या पारा। फिर उसी का दूसरा प्रश्न था, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ये हो गया सोडियम। फिर किसकी चालकता अधिक होती है? तो यहाँ सिल्वर और कॉपर की चालकता अधिक होती है। फिर इसी का अथवा प्रश्न था कि खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गैंग क्या है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क देखिए, कुछ स्थानों में खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना आसान व लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो अयस्क कहना चाहिए कि खनिज का ही एक भाग है, जिसमें धातु की मात्रा अधिक हो, उन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। इसके बाद हम गैंग की बात करते हैं। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। तो अयस्क में पाई जाने वाली या खनिज में पाई जाने वाली अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। अब यहाँ 19वां प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए तथा किसी कोशिका के 2 कोशिकांगों के नाम लिखिए। इसके बाद इसका अथवा का प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाइए तथा कोई 2 अंगों के नाम लिखिए। तो ये देखिए 19वां प्रश्न है, इसमें तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है और चित्र में हमको नाम लिखना है। तो इस तरह से सिंपल सा चित्र है, इस तरह से आपको ये चित्र बनाना है। आप देख लीजिए, कोई कठिन नहीं है। इस तरह से जोड़ देना है यहाँ पर। तो ये चित्र आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। यहाँ नाम लिखना है। ये क्या कहलाया? तंत्रिकाक्ष है, द्रुमिका है, इसका बीच का भाग केंद्रक है, कोशिका काय है, तंत्रिका का अंतिम सिरा है। तो चित्र में कोई भी 2 नाम लिखिए। यदि 2 पूछा है तो 2 नाम लिख दीजिए चित्र बना करके। वैसे तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमको चित्र बनाना है और नाम लिखना है। इसके बाद प्रतिवर्ती चाप की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर कोई बर्तन बनाना है, गरम करके है और ये हाथ बना है जो इसको टच कर रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर संवेदी तंत्रिका जाते हुए यहाँ पर आपको दर्शाना है मेरू रज्जु तक और फिर यहाँ से लौटते हुए भी ये बताना है इधर इसमें कार्य कार्यभुजा है, प्रतिसारण है, तंत्रिका कोशिका है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका है, संवेदी तंत्रिका कोशिका है, मेरुरज्जु है, ये मस्तिष्क के लिए है और ये त्वचाग्राही है और ये प्रतिवर्ती चाप का चित्र है। तो इस तरह से चित्र बना के कोई 2 नाम लिख देंगे, तो पूरे अंक मिलेंगे। 2 से अधिक भी नाम लिख सकते हैं। अब चलिए 21वां प्रश्न है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर देखिए FeCSO4 ये एकल अभिकारक है और ये विघटित हो गया है। तो आप इसको विघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। तो आपको 1 नंबर डाल करके वियोजन अभिक्रिया लिख देना है। फिर यहाँ ये 2 अभिकारक हैं और ये मिल करके एकल उत्पाद बना दिए हैं। इसका मतलब ये कौन-सी अभिक्रिया कहला गई? संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद हम आगे देखते हैं Fe ये सॉलिड में है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ जो Fe है इनके स्थान पर विस्थापित हो गया है। तो ये कहलाएगा एकल विस्थापन। जब धातु दूसरे धातु को विस्थापित कर देती है, एक सक्रिय धातु दूसरे को विस्थापित कर देती है, तो ये एकल विस्थापन हो गया। विस्थापन क्रिया लिखेंगे, एकल विस्थापन क्रिया। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं NO2SO4 है, BaCl2 है। इसमें जो आयन है आपस में अदला-बदली हो जाती है। देखिए सल्फेट इसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया। तो ये कहला गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस तरह से यहाँ पर केवल अभिक्रियाओं के नाम लिखना है समीकरण को देख कर। इसका 8वां वाला प्रश्न है, सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से क्रिया किस प्रकार की जाती है? इस तरह से प्रश्न है और दूसरा है यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करने पर कौन सा उत्पाद या इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है? तो बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन आ गया जो चौथे नंबर का है पूरा का पूरा, ये इसमें फर्स्ट में है। तो आपको अलग से याद ही नहीं करना है, ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट है, इसकी क्रिया होने पर ये बनेगा। तो इसी को आपको ये समीकरण यहाँ लिख देना है। अच्छा, इसी में प्रश्न का उत्तर दिया है। दूसरा देख लिए कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? जल से। इसमें देख लेते हैं ये है, ये जो दूसरा वाला इसका ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल की है। तो इसका उत्तर तो इसी के भीतर है भाई, ये दूसरे नंबर में ही इसी का उत्तर लिख देना, यही समीकरण लिख देना है। तो ये बन जाएगा इसका उत्तर। अब यहाँ 22वां प्रश्न है, खुले व बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए अथवा मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। चलिए यहाँ पर 22वां प्रश्न था, खुले और बंद रंध्र का चित्र बनाना था। तो इस तरह से आपको ये चित्र बनाना है, यहाँ पर खुला बना देना है, यहाँ पर इसको सकला बंद बना देना है और ये सेम के बीज जैसे यहाँ पर ये कोशिकाओं को बनाना है। इसके बाहर कितनी भी कोशिकाएं बना सकते हैं, कुछ नाम लिख देना, हरित लवक है, रंध्र छिद्र है, द्वार कोशिकाएं हैं और ये खुला तथा बंद रंध्र है। ये हुआ खुला वाला, ये हुआ बंद रंध्र वाला। अब इसी का अथवा प्रश्न था कि मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र बनाना है। ये बाहर का हिस्सा जरूरी नहीं है, आप इस तरह से यहाँ पर ये वाला ध्यान रखना है कि इसको हमको ये वाला हिस्सा बनाना है। इस तरह से बाहर का हिस्सा बनाएं या जरूरी नहीं है। इसमें आपको लिखना है ये वृक्क धमनी है, बायां वृक्क है, वृक्क की बाईं सिरा है, महाधमनी है, मूत्रवाहिनी है, महासिरा है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है। इसको लिखना जरूरी है, इसको लिखना जरूरी है और ये मूत्रवाहिनी लिखना ज़रूरी है और ये वृक्क लिखना ज़रूरी है। धमनी सिरा आपका ऑप्शन है, आप चाहें तो लिखें, ज़रूरी नहीं है। चलिए हमारा ये 20वां प्रश्न छूट गया था, इसको देख लेते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम रेखा चित्र सहित लिखिए और दूसरा है ये फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम रेखा चित्र सहित लिखिए। तो इसमें चित्र भी बनाना है, नियम भी लिखना है। तो यहाँ 20वां प्रश्न देखिए, तो आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में
लिपटी होंगी, इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम कहते हैं। और इस तरह से आपको चित्र बना के समझाना है, क्योंकि इसमें रेखा चित्र भी बोला है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा नियम था फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। तो देखिए, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे पर परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ये मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है, संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा संकेत करता है। तो ये अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये अंगूठा न लिख के यहाँ पर आपको बल लिख देना है और चित्र बना करके बताना है। अब यहाँ 23वां प्रश्न है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं। गणित का प्रश्न है, इसको लगा करके देखना है। बड़े प्रश्न हो तो उनको चित्र वगैरह सब बना बना करके देखना, लिख करके देखना आप लोग, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया है 3 मीटर, और ये जो है उत्तल दर्पण है, इसलिए इसका चिन्ह प्लस में लेंगे। जो बिंब की दूरी है, मानी वस्तु की दूरी है, हमेशा माइनस में ली जाती है, तो -5 मीटर हो गया। यहाँ प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम f निकाल लेंगे। तो f बराबर क्या, r/2 होता है। तो यदि 3 में 2 का भाग करेंगे तो ये 1.5 हो जाएगा। अब चलिए इसको हल करके कैसे देखते हैं। तो आप दर्पण सूत्र लगाएंगे तो ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रखते हैं 1/f का मान कितना है, ये 1.5 है, ये है f का मान 1.5 बराबर 1/v हमको पता नहीं, प्लस 1/u का मान कितना है, -5 है, तो यहाँ -5 लिख देंगे। फिर ये एक, इसको 10 लिख देता हूँ, 10/15 दशमलव हटाएंगे इसको, यहाँ पर ये माइनस में है ना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/5 बराबर क्या हो गया, 1/v। अब यहाँ पर यदि इसका लघुत्तम लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो ये 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 1/v। तो ये हो जाएगा 13/15 बराबर 1/v। अब इसको उल्टा कर देंगे, 15/13 करेंगे तो ये हो जाएगा v। इसका भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.15 मीटर। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। फिर हमको इसकी स्थिति बताना है, तो आप सीधे आवर्धन क्षमता निकालिए। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर v/u। ये होता है v/u। तो v का मान कितना है, 1.15, और जो u का मान है उसको हम देख लेते हैं। तो u का मान यहाँ पर ये माइनस में होता है ना, ये सूत्र माइनस में, -1.15। u का मान क्या है, -5 है, तो माइनस माइनस प्लस आएगा, भाग करेंगे तो 0.23 आ गया। अब आपको ये देखना है कि इसका चिन्ह यदि प्लस में आया, इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, सीधा है। और यदि ये 1 से छोटा आ रहा है 0.23, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो आपको लिखना है प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। हल करके इसको देख लेना। अब इसी का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। कोई 4 सेंटीमीटर आकार का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार को ज्ञात करिए। तो बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है। चलिए यहीं पर मैं कर देता हूँ। यहाँ पर जो फोकस दूरी है एफ है, ये अवतल है तो -15 सेंटीमीटर, अवतल की फोकस दूरी माइनस में लिखी दी जाती है। इसके बाद ये वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं, हमेशा माइनस में होता है, तो u बराबर हो गया -25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये दर्पण है, तो दर्पण के लिए यहाँ दर्पण सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण सूत्र जानते हैं आप लोग, 1/f बराबर 1/v माइनस प्लस 1/u होता है। इसमें हम मान रख देंगे।
तो ये हुआ 1/f। f का मान -15 है, -15 लिख दिए, 1/v प्लस 1/u का मान -25 है, तो -25। इस चिन्ह को ऊपर कर देंगे तो -1/15 हो जाएगा बराबर 1/v। ये प्लस और माइनस है यहाँ, तो ये माइनस हो जाएगा 1/25। अब हम एक काम करते हैं, इसमें पक्षांतर कर देंगे, तो -1/15 और प्लस 1/25 हो जाएगा, ये बराबर 1/v आ गया। अब यहाँ पर आप लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे तो 15 और 25 का जो लघुत्तम है, उसको देख लेते हैं। ये लघुत्तम आ जाएगा 75। 75 में 15 का भाग करेंगे तो 15 पना 75, तो -5 और प्लस 25 तिहाई 75, तो 3 बराबर 1/v आया। घटाएंगे तो -2 बटे कितना हो जाएगा 75 बराबर 1/v आ गया। अब इस v को हम उल्टा कर देंगे ना, तो ये हमारे पास इधर मैं लिख देता हूँ, ये v बराबर हो जाएगा -75/2। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 37.5 सेंटीमीटर। ये माइनस में आ गया। तो इतना दूर हमको पर्दा रखना पड़ेगा। पूछा है पर्दा कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, तो -37.5 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, तो हम यहाँ पर आवर्धन निकालेंगे। तो आवर्धन के लिए जो सूत्र होता है, वो इस तरह से सूत्र होता है, m बराबर होता है -v/u। v का मान रख देते हैं, यहाँ पर कितना है, माइनस 75/2 है ना, तो ये लिख दिए -75/2। इसके बाद u का मान देख लेते हैं, तो u का मान कितना है, माइनस, तो ये 25 हो गया, तो 25 तिहाई ये क्या हो जाएगा 75, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, एक ठो माइनस बचेगा। m बराबर बचेगा -3/2। इसको हल करेंगे तो -1.5 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको पता चला कि ये माइनस में आ गया, इसका मान माइनस में आ गया, माने प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। माइनस में होता है वास्तविक, और वास्तविक हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। और ये इसका मान 1 से बड़ा है, 1.5 है माने 1 से बड़ा है, तो ये कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। बस इतना ही आपको लिखना है कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इस तरह से आपको आंसर देना है। तो ये पूरा पेपर है, इसको एक बार जो बड़े प्रश्न हैं, जो कठिन लगे, उनको एक बार हल करके देखिएगा। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में फंसेंगे या इस टाइप के होंगे, तो आपको हल करने में आसानी होगी। ये पेपर आप दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।